सुबह के आंगन में आज दादी बच्चों को उनकी जिद पर बेलवतिया काना की कथा सुनाने वाली है। सुबह की हल्की धूप आंगन में धीरे धीरे फैलने लगी है। साल और सेमल के घने पेड़ों की छाम से छनती सुनहरी किरणें जमीन पर रोशनी और छाया की मोहक आकृतियां बना रही हैं। एक धीमी सी पुरवाई गीली मिट्टी और बाहर लगे फूलों की खुशबुओं को उठाकर दालान तक ले आ रही थी। पिछली रात के चूल्हे की जली हुई लकड़ी की महक अब भी हवा में थी, जिसे अभी अभी साफ किया जा रहा था। अमरूद की डाली पर बैठी एक अकेली मैना चहचहा रही थी, मानो वो भी इस जागती हुई सुबह की लय में अपनी बात जोड़ रही हो। आंगन के एक कोने में स्त्रियां अपनी कमर में आंचल खोसे सुबह की दिनचर्या में लगी थीं। चूड़ियों की खनक, पायल की रुंझुन और बच्चों की खिलखिलाहट के बीच कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई बर्तन मांज रहा था और कोई बच्चों को नहलाकर तैयार कर रहा था। बीच बीच में किसी की हंसी गूंज जाती थी। एक औरत ने अपनी कोहनी में मटका अटकाए हुए देर से आई कामवाली को छेड़ते हुए कहा, अरे कालावती, आज भी देर से आई। कल से मैं खुद ही खुद को सिलबट्टे पर पीस लिया करूंगी। कलावती मुस्कुराई और सीधा सिलबट्टे के पास जाकर पहले से वहां रखे मसालों को पीसने लगी। उसकी मंथर गति में लय थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अरे बाबूनी, रोज रोज सिलबट्टा पर मसाले पीसूंगी तो हाथ दुखने लगेगा और फिर छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। लेकिन तुम लोगों की रोज शिकायत सुन के मजा ही आता है। आंगन के दूसरे छोर पर जल्दीबाजी में नहाकर आए पुरुष पीढ़ियों पर पालथी मारे बैठे थे। वे टकटकी लगाकर चूल्हे की ओर देख रहे थे। वे अपने अपने कामों पर जाने को आतुर थे। उनके कुर्ता धोती अब भी टटके थे। उन्हें जल्दबाजी में पीतल की थाली में दही, चूड़ा गुड़ परोस दिया गया। ठंडा, मलाईदार और मीठा नाश्ता। वो अपनी उँगलियों से उसे चाव से खा रहे थे, पर साथ ही मन कुछ नमकीन के आने का इंतजार कर रहे थे। एक औरत जो एक बड़ी सी कढ़ाई में आलू भुजिया भून रही थी, हंसते हुए बोली, बस 2 मिनट, तब तक हरी मिर्च और नमक ले लो, भरवा मिर्चा का अचार भी है। तुरंत आंगन में भरवा मिर्च के तीखे अचार की खुशबू फैल गई और सबने उसे चूड़ा दही में मिलाकर चाव से खाया। आंगन में एक तरफ दादाजी बैठे बच्चों से बातें करने में लगे थे। उनकी उपस्थिति सख्त भी थी और सुकून भरी भी। दादी चूल्हे के पास ही बैठी बीच बीच में बता रही थीं कि दाल में कितना जीरा डाला जाए या सब्जी में मसाले का संतुलन कैसे रखा जाए। यह चेतावनी देकर कि सब्जी में लाल मिर्च ज्यादा ना डाली जाए, वे वापस आंगन की खुली हवा में आ गईं। इसी बीच छोटे बच्चों को नहलाकर और सजाकर किसी ने दादी की बैठने वाली जगह पर पहुंचा दिया था। वे चारपाई से चिपक कर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं बड़े बच्चे अनमने भाव से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे थे। किताबें बैग में भरते हुए बार बार छोटे बच्चों की ओर देख रहे थे, जो पूरे दिन आंगन में आजाद घूम सकते थे। दादी, सांझ की कहानी मत भूलना, एक बड़े बच्चे ने कहा। सांझ की कहानी एक तुम्हारे खेलने जाने से पहले और एक रात की पढ़ाई के पहले। अभी स्कूल जाओ। दादी मुस्कुराईं। छत पर रखी लालटेन अब भी साफ होने का इंतजार कर रही थी, जो रात के पढ़ाई के वक्त दालान या छत पर रोशनी देती थी। वह भी मानो दादी की शाम की कहानी का इंतजार कर रही थी। तभी सबसे छोटा बच्चा बोला, दादी, बेलवतिया काना की कहानी सुनाइए ना। दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आंचल ठीक किया और कहा, तो सुनो। बेलवतिया काना की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब गांव में घर कम थे और जंगल ज्यादा। उसी समय ऐसे ही एक गांव में एक सुंदर विधवा औरत रहती थी, बेलवतिया। उसकी सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी चमकती त्वचा जैसे सुबह की धूप और उसके बाल जैसे बरसात से पहले का घना काला बादल। पर सबसे विचित्र बात थी उसकी बाईं आंख, जो नहीं थी। वहां एक चांदी की पट्टी बंधी रहती थी, जो चांदनी रात में चमकती थी। बेलवतिया कान्हा आम औरत नहीं थी। कोई कहता वह श्रापित है, कोई कहता उसके पास जादू की ताकत है। वह अकेली एक झोपड़ी में रहती थी, जो जंगल के किनारे थी। दिन में वह टोकरियां बुनती
और रात में रहस्यमयी गीत गाती, जिनकी धुन से तूफान भी थम जाते। एक दिन कुछ लालची व्यापारी गांव में आए। उन्हें सुनने में आया था कि बेलवतिया की झोपड़ी में कोई जादुई रत्न छिपा है जो अपार धन दे सकता है। वे चालाक थे। उन्होंने सोच समझकर योजना बनाई। रात के समय वे बंजारों के वेश में बेलवतिया की झोपड़ी पहुंचे और एक तारा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगे। बेलवतिया बाहर आई। चांदी की पट्टी चांद की रोशनी में चमक रही थी। कौन हो तुम लोग? उसने पूछा। हे देवी, हम बस गरीब संगीतकार हैं। आपकी प्रसिद्धि सुन यहां तक आए हैं। क्या हमें एक रात की पनाह मिलेगी? बनवारी, व्यापारी दल का नेता, बोला। बेलवतिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने बनवारी की आत्मा को अंदर से झकझोर दिया। ठीक है, वह बोली, पर याद रखो, मेरे गीत सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई कभी-कभी असहनीय होती है। व्यापारी हंसते हुए झोंपड़ी के भीतर चले गए। रात हुई और बेलवतिया ने गाना शुरू किया। उसके गीतों में लालच, धोखा और अन्याय की कहानियां थीं। एक-एक कर सब बेचैन होने लगे, मानो गीतों से उनके भेद खुलते जा रहे हों। अचानक बनवारी चिल्लाया, बस करो, वो रत्न कहाँ छिपा रखा है तुमने? बता दो, वरना जबरदस्ती ले लेंगे। बेलवतिया चुप हो गई। हवा ठंडी पड़ गई। उसने चुपचाप अपनी चांदी की पट्टी हटाई। वहां कोई खाली आंख नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी, चमकती हुई रोशनी थी। यही है वो रत्न, बेलवतिया बोली। उसकी आवाज में अजीब शक्ति थी। ये रत्न नेक दिल को तो धन देता है, लेकिन लालचियों का सर्वनाश कर देता है। लो, अगर हिम्मत है तो छू लो। बनवारी ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, जमीन कांपी, झोपड़ी के नीचे की धरती फटी और सब व्यापारी उसमें समा गए। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, वहां ना बेलवतिया थी, ना व्यापारी, बस एक चांदी की पट्टी धूप में चमक रही थी। कुछ कहते हैं बेलवतिया जंगल की आत्मा बन गई। कुछ कहते हैं वह अब भी गांव की रक्षा करती है। दादी चुप हुई तो बच्चों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। तभी आम के पेड़ पर कोयल बोली, दादी, क्या बेलवतिया अब भी जंगल में रहती है? गोलू ने पूछा। दादी मुस्कराईं। कौन जाने बेटा, पर इतना याद रखना, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। दिल साफ रखो। बच्चों ने सिर हिलाया। तभी रसोई से भात, दाल, घी और आलू भुजिया की खुशबू आने लगी। दोपहर का खाना तैयार था। सुबह की एक कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अगली पीढ़ी की यादों में हमेशा के लिए बस गई थी।